हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन बंसल ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है ये हम लोग ब्रीफ डिस्कशन किया था हमने, जब हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। तो आप वहां से पढ़ सकते हो, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स का आई कार्ड पे भी आपको शो कर रहा होगा, तो आप वहां से देख सकते हो। इस चैप्टर पे टोटल 70 क्वेश्चन जो है ये हम लोग डिस्कस करने वाले। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अभी आप लोग को काफी सारे वीडियोस मिलने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी बिहार पीसीएस है आपका जनवरी में, तो बिहार पीएससी के लिए, यूपी पीएससी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, इसके लिए या और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पहला सवाल देखो आज का। Who was the chairman of advisory committee on fundamental right and minority constituted by the Constituent Assembly? बताना है कि कौन चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी के जो फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। तो इसके कौन थे देखो, पंडित नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, बीएन राव हैं और आपके अंबेडकर हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो कौन थे आपके, याद रखना सरदार पटेल थे। इनको ही लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। साथ ही इनको और क्या किस नाम से कहा जाता है, इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है। याद रखना, इंडिया बिस्मार्क कहा जाता है इनको, तो आप ये भी याद रख सकते हो। साथ ही अगर हम बात करें, इसकी बहुत सारी सब कमेटी थी, बेसिकली 4 इसकी सब कमेटी थी। पहली सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ठीक है। इससे भी कई बार सवाल आता है। तो ये कौन थे, जेबी कृपलानी थे जो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी को हैंडल कर रहे थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के बारे में बात करें तो मुखर्जी साहब थे, ठीक है, एस सी मुखर्जी थे जो माइनॉरिटी की कमेटी को हैंडल कर रहे थे। तो एम से माइनॉरिटी, एम से मुखर्जी, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट था आपके नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड सब कमेटी। मतलब उसमें क्या थे, नॉर्थ ईस्ट के सारे एरिया थे, ट्राइबल एरिया थे, लेकिन असम उसमें से क्या था, एक्सक्लूड था। याद रखना, असम एक्सक्लूड था। और कुछ पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे, उसकी भी सब कमेटी बनाई गई थी। वो किसके अंदर थे भाई, तो गोपीनाथ के थे। याद रखना, गोपीनाथ बरदोली, ठीक है, गोपीनाथ बरदोली हो गया। चौथा है एक्सक्लूडेड, जो हमने यहाँ पे अभी एक्सक्लूड किया कुछ एरियाज को और आपके असम को, ठीक है। उसके सब कमेटी के कौन थे, तो एवी ठक्कर थे। याद रखना, एवी ठक्कर, ठीक है। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स आपके सब कमेटी थी, उसके जेबी कृपलानी थे। माइनॉरिटी के मुखर्जी साहब थे। नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरिया असम को एक्सक्लूड किया गया था, उसमें कौन थे, गोपीनाथ थे। और आपके एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे जो कि अदर देन दोज इन असम, ठीक है। तो ये इसके कौन थे, एवी ठक्कर थे। तो ये सारी 4 इसकी सब कमेटी थी जो आपको याद रखना है। सब कमेटी का के अध्यक्ष कौन रहे थे, और आपके फंडामेंटल राइट तो याद रहेगा ही, सरदार पटेल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। अब एक सवाल आता है कि भाई लागू कब किया गया था। चलो आप लोग बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू कब किया गया था। हमें अडॉप्ट तो किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको फोर्स में कब लाए थे ऑल ओवर इंडिया, ये बताना है आपको। 26 नवंबर से तब से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाते हैं। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया तब से मनाया जाता है 26 नवंबर से। नेक्स्ट चलो, Who among the following was not a member of drafting committee of the constitution? इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, आपके ए के अय्यर, और क्या होते, जवाहरलाल नेहरू। तो देखो याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो ये कौन थे आपके, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी को बनाया गया था, इनको ये लीड कर रहे थे। टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है, टोटल 7 मेंबर थे। तो एक थे आपके
बात करें दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, दो हो गए आपके। तीसरे थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, तो ए के अय्यर यहाँ पे है आपको। मोहम्मद सादुल्ला थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद देखो ये जो छठे और सातवें नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डॉक्टर के एम मुंशी भी थे। और क्योंकि ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिप्लेस करके आए थे किसी को, जैसे एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव, अगर इनके बारे में बात करें तो रिप्लेस किया था बीएल मित्तर को, तो ये नाम आपको याद रखना है, इन्होंने बीएल मित्तर को रिप्लेस करके आए थे। इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इनकी हेल्थ क्योंकि इनको साथ नहीं दे रहा था, इनके हेल्थ, ठीक है, इनकी हेल्थ खराब चल रही थी, इसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। अब क्या है, कृष्णा मचारी, ठीक है, कृष्णा मचारी, टीटी कृष्णा मचारी थे, जिन्होंने रिप्लेस किया था किसको, तो भाई डीपी खेतान को रिप्लेस किया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनके परलोक सिधार गए थे 1948 में, जिसके बाद टीटी कृष्णा मचारी ने इनकी जगह ले ली थी, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, Who of the following presented the objective resolution? Objective resolution को किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी डी देशमुख। तो याद रखना इसको किया गया था प्रेजेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसको इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया गया था, अनएनिमसली, मतलब कि बिना किसी रुकावट के सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, बिना किसी अपोजिशन के, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। बेसिकली ये प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। इसमें काफी सारी बातें लिखी थी, जैसे कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा हमारा इंडिया, दूसरा कि यहाँ पे माइनॉरिटी को भी सेफ गार्ड किया जाएगा, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चीजों को होल्ड किया जाएगा, गारंटी दी जाएगी सिटीजन को कि भाई ये सारी चीजें मिलेगी, बैकवर्ड को आगे बढ़ाने के लिए पूरा पूरा सहयोग किया जाएगा, हमारे जितने भी लैंड है सोवरेन होंगे, लैंड सी एरिया, हम अपने अकॉर्डिंग उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे, हम वेलफेयर को भी ध्यान में रखकर किसी भी चीज को आगे बढ़ाएंगे, किसी भी काम को करेंगे। और गवर्नमेंट का क्या था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स हैं उसके बारे में बात करें तो कहाँ से आएगी, लोगों से आएगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, लोगों से आएगी, ये बात भी इसमें कही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में प्रियम्बल की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है, तो याद रखना आगे जाके प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है। और फिर एक सवाल आपके लिए आता है कि भाई ये प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि प्रियम्बल हमने किस देश से बोरो किया है, किस देश की कंट्री से प्रियम्बल हमने लिया है। नेक्स्ट देखो, The proposal of the Constitution of India by the elected Constituent Assembly was made by, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो भाई इसको रखा गया क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 को, है ना। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इससे हमने काफी सारी बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है लक्ष्मीकांत के सीरीज में, आप वहां देख सकते हो। साइमन कमीशन के बारे में बात करें तो साइमन कमीशन भाई 1930 में आने वाला था, लेकिन ये कब आ गया, 2 साल पहले ही आ गया था, नवंबर 1927। इसमें 7 सदस्य थे, और ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये सारे के सारे सदस्य क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। और ये क्यों लाया गया था भाई, ये सबमिट करना था इनको रिपोर्ट कि भाई अभी तक जो हमने अपने एक्ट जो जारी किया है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें क्या बदलाव लाने हैं, ताकि 1935 का एक्ट को लाया जा सके। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में, और उसी रिपोर्ट में से कुछ बातें 1935 में ऐड किया गया। इनका ही रिकमेंडेशन था भाई कि क्या करना था, फेडरेशन की स्थापना करनी चाहिए ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट में। इन्होंने कहा था डायरेक्टरी को एबॉलिश कर देना चाहिए, इलेक्ट्रॉल जो कम्युनल इलेक्ट्रॉट चल रहा है, मुस्लिमों का अलग इलेक्ट्रॉट, ये सब भी कंटिन्यू रहना चाहिए। इन्होंने बोला था प्रोविंसेस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहिए। ये सारे रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिए गए था 1930 के रिपोर्ट में,
इसको 1935 के एक्ट में इनमें से बहुत सारी बातों को लागू किया गया। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज अ कांग्रेस मिनिस्ट्री formed in the election of the year 1937। 1937 में जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस मिनिस्ट्री का, और इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कितने प्रोविंसेस में अपनी सीट हासिल की थी, ये बताना है। देखो, प्रोविंशियल इलेक्शन जो ब्रिटिश इंडिया में हुआ था 1936 से 37 के बीच में हुआ था, और ये जो किसके द्वारा बोला गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया था कि भाई प्रोविंशियल इलेक्शन करवाना चाहिए। बोला ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहिए भाई प्रोविंसेस में। तो कैसे आएगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भाई, तो इलेक्शन करा के आएगा। तो 1936 से 37 में इलेक्शन कंडक्ट कराया गया आपका, और इस समय टोटल 11 प्रोविंसेस थे। 11 प्रोविंसेस कौन कौन से थे भाई, बेसिकली 11 प्रोविंसेस में क्या हुआ था, आपका इलेक्शन कराया गया था। मद्रास हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, असम हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गए आपके, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया। तो ये सबके नाम याद नहीं रखने, बस मैंने आपको एज ए इंफॉर्मेशन बता दिया है। तो टोटल 11 प्रोविंसेस में 8 प्रोविंसेस में क्या हुआ, 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने अपनी जगह बनाई, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यहाँ इनके द्वारा अपनी जगह बनाई गई। आप याद कर सकते हो बीबीए बुम, ठीक है, बीबीए, आप ऐसे याद कर सकते हो बीबीए बुम, बंगाल, बिहार, असम, ठीक है, फिर आपके बंगाल, असम, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, मद्रास, तो इन सब जगह पे बनाया गया। टोटल कौन कितने जगह थे आपके, 6 जगह के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज, बताना है एल्बर्ट रूल का क्या मतलब था, क्या रेफरेंस था कॉलोनियल रूल जो था इंडिया का उसमें। To bring Indians and European at equal status as far the penal jurisdiction of court was concerned। ठीक है, क्या करना था, इंडिया और यूरोप को एक ही स्टेटस पे लेके आना था। जब हम जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे, जब हम न्याय के बारे में बात करेंगे, दंड देने के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाना था लोकल प्रेस पे, बिकॉज इसको एंटी कॉलोनियल माना गया है, इनको औपनिवेशिक शासकों का विरोधी माना गया था। कंडक्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम को इंडिया के अंदर, ताकि इंकरेज किया जा सके इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए। अमेंड करना आर्म एक्ट फॉर वेपन परमिट टू इंडियंस, ठीक है, आर्म एक्ट जो वेपन है उसको परमिट करना इंडियंस, ये इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देखो, भारतीयों को शास्त्र परमिट के लिए शस्त्र अधिनियम में संशोधन करना, ये बोला गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका क्या था, पहले क्या था, इंडियन जजेस को यूरोपियन लोग कुछ भी गलती करेंगे, कुछ भी आपके उनको दंड देने का जो अधिकार था वो क्या था, इंडियन जजेस को नहीं दिया गया था। मतलब यूरोपियन लोग अगर कुछ भी गलत करते हैं तो यूरोपियन जज ही इसको क्या करेंगे, उसको दंड देंगे, इंडियन जज नहीं दे सकते। तो एल्बर्ट बिल के द्वारा ये किया गया, उसमें ऐसा बोला गया कि इंडियन लोग ही यूरोपियन जो लोग हैं जो कुछ भी गलती कर रहे हैं उनको दंड दे सकते हैं। इसके लिए ये बिल बेसिकली लेके आया था। लेकिन अब देखो, ऐसा कोई भी बिल जब इंडिया में आया जो इंडियंस को प्रोत्साहित कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, जागरूक कर रहा था, तो वो बिल ब्रिटिश के आंख में क्या होता था, खटकने लग जाता था। अब ब्रिटिशर्स को लगा भाई ऐसा कैसा, ऐसे कैसे यूरोपियन को वो कैसे जज कर सकते हैं, है ना, वो कैसे उन पे जजमेंट दे सकते हैं। तो इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध हुआ ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इस बिल को इसीलिए वापस ले लिया गया, ये लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट चलो, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा कांस्टेंट असेंबली में अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस कितने डिसाइड किए गए कि भाई इतनी सीट दिया जाएगा हर एक प्रोविंस में, ठीक है, ये बताना है। और किस रेशियो में, पॉपुलेशन के किस रेशियो में, मतलब इतने पॉपुलेशन होगी तो इतनी सीटें मिलनी चाहिए इस प्रोविंस में। ये कितने लाख पॉपुलेशन था, याद रखना 10 लाख पॉपुलेशन था, ठीक है। मतलब अगर एक प्रोविंस में 20 लाख पॉपुलेशन है तो उस 20 लाख पॉपुलेशन में क्या होगा, सिर्फ 2 सीट दी जाएगी, हर एक 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट। समझ रहे हो कितने कम है, 1 लाख पॉपुलेशन पे 10 सीट दी जाएगी।
2 सीटें मिलेगी कहीं अगर 20 लाख पॉपुलेशन होगी तो। कैबिनेट मिशन आया कब था भाई? तो 1946 में आया था। इनके द्वारा ही रिकमेंड किया गया था, प्रपोज किया गया था वो प्लान जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश किया जाएगा। इसलिए तो भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन के? तो विलियम वुड नहीं थे, याद रखना। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों ही मेंबर थे आपके किसके? कैबिनेट मिशन के, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। तो उसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए कितना समय लगा ये बताना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 7 महीने 23 दिन, 3 साल 4 महीने 14 दिन और 3 साल 11 महीने 5 दिन। तो याद रखना कितना टाइम लगा था भाई? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कितने आपके बात करें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे? तो 165 डेज थे, ठीक है। जितने भी सेशन हुए 165 डेज थे, याद रखना। सेशन कितना हुआ ये आप बताओगे, ठीक है। इन्होंने रेफर कितना कॉन्स्टिट्यूशन को किया? तो 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने रेफर किया। आप समझ सकते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेहतरीन क्यों है। इसमें सारे क्लॉजेस को ऐड किया गया है, इतने सारे कंट्री से चीजों को ले करके उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट है। तो भैया कॉपी पेस्ट नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को तोड़ मड़ोड़ के डाला है। अब जो चीजें हमें दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी लगी, हमने वो बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसमें चेंजेस करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन सारी बातों को डाला, ठीक है। रखना टोटल सेशन कितना हुआ था, चलो बता ही देती हूँ। तो 11 सेशन हुआ था, 165 दिन तक चला था वो सेशन। आप ऐसा कह सकते हो 165 दिन 11 टोटल सेशन चले। और उसके बाद एक और सेशन चला जिसमें हमारा सुनहरा कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोगों के द्वारा सिग्नेचर किया गया 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को सभी ने साइन कर दिया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया हमारे इंडिया में 26 जनवरी 1950 को। चलो इसका आंसर दे दिया है। अभी पूछा था आपसे मैंने कब लागू किया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें, कितने लगे थे? क्या कोई बताएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगा था? तो याद रखना टोटल एक्सपेंडिचर जो लगा था 64 लाख रुपीस टोटल एक्सपेंडिचर लगा था, ठीक है। जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, इतने सारे बहस करके उसको 114 दिनों तक उस ड्राफ्ट को कंसीडर किया गया, उस पर बात चला, विवाद चला। ये सब चीजें याद रखना। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कितना पैसा खर्च हुआ। तो कितना पैसा खर्च हुआ? तो 64 लाख। कितने कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा? 30 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को, 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। डेज टोटल कितने लगे? तो भाई 165 दिनों तक आपके क्या हुआ था, ये टास्क को प्रिपेयर कर, ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में टाइम लगा था, 165 दिन टाइम लगा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने सेशन हुए थे, तो 12 सेशन हुए थे। लास्ट सेशन में 11वें सेशन में 12वें सेशन में आपका क्या हुआ, सभी लोगों ने उस पर साइन किया था। जो डेट क्या था 24 जैन 1950, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के जस्ट 2 दिन पहले। चलो नेक्स्ट देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका एस्टैब्लिश्ड किसके तहत हुआ था? तो अभी बताया भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो भाई याद रखना है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत गवर्नमेंट ऑफ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी। अब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनके दिमाग में ये बात आई कि भारत भाई हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए, साथ में ऐसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी होना चाहिए जिसमें, ठीक है, जो कि खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये बात सबसे पहले एमएन रॉय के दिमाग में आई थी 1934 में। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमएन रॉय। एमएन रॉय ने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए,
जो हमारे आजाद भारत को गाइड करेगा। नेक्स्ट देखो, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, अंतरिम सरकार बनाई गई। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वाइस प्रेसिडेंट उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कौन थे ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखो, who of the following was not the member of interim national government formed in August 1946 AD? बताना है कि 1946 AD में जो आपके गवर्नमेंट ने ये इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुआ था, उसमें से कौन इसके मेंबर नहीं थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। तो याद रखना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, मेंबर नहीं थे। अब अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन डिक्लेरेशन, कैबिनेट मिशन के डिक्लेरेशन के अनुसार जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो 2 सितंबर 1946 को फॉर्म हुई थी। देखो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको काफी सारी दे रही हूँ। न्यू इलेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें देखो सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो एजुकेशन मिनिस्टर थे। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ये। जगजीवन राम के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, याद रखना। ठीक है, तो सी राधाकृष्णन नहीं थे इसके पार्ट, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1946। तो याद रखना, स्वराज पार्टी 1934। तो 1934 में एम एन रॉय ने बोला कि भाई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो हमारे आजाद भारत को गाइड करेगा। तो स्वराज पार्टी ने फिर बोला कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको गाइड करेगा? इंडियंस को गाइड करेगा। तो वही लोग बनाने चाहिए जो इंडिया के हो, जो भारतीय हो। स्वराज पार्टी ने ये बात उठाई थी, स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट देखो, which of the following statement is are not true in relation to constituent assembly? बताना है constituent assembly से इनमें से कौन सी बातें रिलेटेड नहीं है। assembly was not based on adult suffrage, assembly जो है वो adult suffrage पे बेस्ड नहीं थी। असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट नहीं थी, रिजल्ट थी, सॉरी। असेंबली वॉज ए मल्टी पार्टी बॉडी, ये मल्टी पार्टी बॉडी थी। असेंबली वर्क टू वेरियस कमिटी, बहुत सारी कमिटियों के द्वारा वर्क करती थी। अभी हमने देखा ना कि बहुत सारी कमिटियां थी भाई, जैसे ये सब कमिटी के बारे में हमने देखा, फंडामेंटल राइट पे थी, माइनॉरिटी पे थी। फिर हमने देखा कि भाई जवाहरलाल नेहरू भी भाई किसी कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जैसे रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के बारे में बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे आपके। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो स्टेट कमेटी के हेड थे। तो काफी सारी कमेटियां थी जिसके थ्रू काम किया गया था। तो ये भाई ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, अगर हम बात करें कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 4 तो करेक्ट है, ठीक है भाई। मल्टी पार्टी बॉडी भी थी, ये सही बात है। द असेंबली वाज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये सही है क्या? डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू था क्या? तो याद रखना, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं था, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या होता है मैम भाई? तो ये जो होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे जल्द ही आपके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये डिस्कस करेंगे किसी और दिन, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा इसको डिस्कशन करने का। तो याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया गया था, जैसे ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट के बारे में बात करें तो वहां नॉमिनेट क्या किया जा रहा था? हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हर चीजों का मिक्सचर थी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। एडल्ट सफरेज के बेसिस पे इलेक्शन नहीं हुआ था, है ना। ऐसा नहीं था कि भाई बेस्ड ऑन, जैसे कि अभी होता है 18 साल के अगर आप हो चुके हो तो आप अपना नेता खुद से चुन सकते हो, पहले ऐसा नहीं होता था। तो अभी आजादी के बाद बात और उस समय की बात और थी। तो यहाँ नॉट पूछा था, नॉट ट्रू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, which one among the following, इनमें से कौन सा बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है।
इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटी, ये वर्क करता है किसकी हेल्प से, लार्ज नंबर ऑफ कमिटी की हेल्प से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी उसमें से ड्राफ्टिंग कमिटी थी। अब कुछ बातें और लिखी गई है इसके बारे में, जरा देखो। इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है कि सबसे ये लार्ज नंबर ऑफ कमिटी के थ्रू वर्क कर रही थी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कमिटी थी वो कौन थी, ड्राफ्टिंग कमिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइनॉरिटी कमिटी लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन पार्सीज, इन लोग को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट किया गया था असेंबली के अंदर, मतलब सही तरीके से इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है भाई, मतलब आप 18 साल के हो चुके हो तो आपको वोट देने का अधिकार है, इसके बेसिस पे हुआ था। इलेक्टोरल प्रोसेस बेस्ड ऑन सिक्स शेड्यूल, ये सिक्स शेड्यूल जो था एक्ट ऑफ 1935 का, ये इसके आधार पर बेस हुआ था, जो अलाउ करता है रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी, मतलब सबको वोट देने का अधिकार नहीं है, रिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी था। जो टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी है जिनके पास, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिनके पास, वही सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस के हिस्से में, चुनावी प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इट वॉज बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, ये बेसिस किसका था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि देखो या तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा या तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे गलत तो ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने बताया ना आप लोग को कि 18 साल वाला हिसाब उस समय नहीं था भाई, उस समय कुछ लोग नॉमिनेट थे, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था, कौन से बेसिस पे था, तो भाई बेस्ड ऑन टैक्स और प्रॉपर्टी के बेसिस पे था। नेक्स्ट देखो, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, अब बताना है वे नॉमिनेटेड थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, नॉमिनेट थे गवर्नर जनरल के द्वारा, इलेक्ट किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के द्वारा। देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आजाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रही थी। तो इसमें भाई साफ साफ स्वराज लोगों ने बोल दिया, स्वराज पार्टी के लोगों ने बोल दिया था कि भाई वो इंडियंस ही होंगे जो इस पे काम करेंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो भी हटा दो, गवर्नर जनरल भी हटा दो। अब ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना सी है इसका आंसर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। अभी बताया ना 10 लाख लोगों पे एक सीट को दिया गया था, मतलब करीबन 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट दी गई थी। नेक्स्ट देखो, कुछ एसर्शन दिया हुआ है, कुछ रीजन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द वेबर प्लान के तहत द नंबर ऑफ हिंदू मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज द इक्वल, दोनों ही इक्वल थे। ठीक है, ऐसा बोला गया है। वेबल ने सोचा कि भाई दिस अरेंजमेंट, ठीक है, ये अरेंजमेंट अगर कर देते हैं तो ये अवॉइड करेगा पार्टिसिपेशन को, मतलब हिंदू मुस्लिम अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इन दोनों के मेंबर को इक्वली डाल देंगे तो ये क्या करेगा, पार्टीशन को अवॉइड करेगा। तो इसका आंसर बताना है क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा भाई सी, ए ट्रू है बट आर देखो फॉल्स है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था इनके दिमाग में। 1942 में लॉर्ड वेबल ने सोचा कि भाई हम जो इंडिया में जो डेडलॉक बना हुआ है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ये इंग्लैंड पहुंचे मार्च 1945 में, इन्होंने डिस्कस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इंडियन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए और कुछ प्रपोजल दिया इन्होंने। और 1945 में इसी प्रपोजल को नेम ऑफ वेबर प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, with reference to the Indian history, the member of Constituent Assembly from the provinces were, बताना है कि इंडियन हिस्ट्री में मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कौन थे ये बताना है। ब्रिटिश इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, directly elected by the people of those provinces, nominated by the Indian National Congress and the Muslim League, elected by the provincial legislative assembly, selected by the government of their expertise in constitutional matter। याद रखना, elected by provincial legislative assembly। ठीक है, ये सी होगा इसका आंसर। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो भी आपका दिया गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था, उसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्मेट किया गया और इसमें इलेक्टेड मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब किस आधार पर इलेक्ट किया गया था, अभी बताया था ना, क्या बताया जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। सिंगल मीन्स ऑफ कुछ बताया था ना इस तरह से करके, जरा बताओ क्या बताया था, कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे।
नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट, अच्छा ये रह गया है, हाउ वेर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट किए गए, डायरेक्टली बाय पब्लिक, नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन रूलर, बाय प्रोविंशियल असेंबली, अभी बताया था प्रोविंशियल असेंबली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय प्रोविंशियल असेंबली। नेक्स्ट देखो, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किसके द्वारा चेयर किया गया पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा फर्स्ट मीटिंग जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो चेयर किया गया। ये टेम्परेरी चेयर थे, टेम्परेरी इन्होंने चेयर किया था पहली मीटिंग को। कब हुआ था पहला मीटिंग, तो 9 दिसंबर 1946। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखना, डबल स्टार लगा लो, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इलेक्ट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्या बनाया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जब इलेक्ट कर दिया गया, जब परमानेंट बन गई 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी, तो उस समय परमानेंट जो मेंबर चुने गए, परमानेंट जो आपके चेयरमैन चुने गए, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट मेंबर चुने गए थे। और इनका नाम किसने प्रपोज किया था, याद रखना, तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का नाम हमने क्यों लिया है, इसके पहले भी हम जेबी कृपलानी का नाम ले चुके हैं ना, जरा बताएंगे कि क्यों लिया गया था जेबी कृपलानी का नाम इसके पहले, अभी बताया था स्टार्टिंग के सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, तो अगर ध्यान से सुन रहे हो तो जरूर याद होगा, याद होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे पता लगे आप लोग कितना ध्यान से वीडियो को सुन रहे हो। नेक्स्ट देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मिस्टर अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी बताया था परमानेंट जो चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बनाए गए थे। भाई टेम्परेरी की बात करता तो क्या था, फर्स्ट मीटिंग लिखा होता, ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूंट आंसर, अच्छा सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया, तो सबसे तो आपके ओल्डेस्ट मैन थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, और ये फ्रेंच कस्टम फॉलो करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वर्ड एस्टैब्लिश्ड ऑन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो था इंडिया का कब एस्टैब्लिश हुआ था, अभी बताया था 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपके बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूंट बैठक हुई थी, ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट मेंबर चुना गया था। द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देने के लिए अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था, ठीक है, और किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 के द्वारा रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका बन रहा था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव और आपके राजेंद्र प्रसाद। देखो इसका आंसर हो जाएगा, एडवाइजर के बारे में बात करेंगे तो बी.एन. राव है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एम.एन. रॉय से, तो एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार बोला था कि भाई आजाद भारत का कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख्याल पहली बार एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था। लेकिन एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो बी.एन. रॉय थे। अब ऐसे भी याद कर सकते हो, ए से एडवाइज, बी से बी.एन. रॉय, तो ए और बी, तो बी.एन. रॉय कौन थे, जो एडवाइजर थे, एम.एन. रॉय कौन थे, इनके दिमाग की उपज थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, when was the first central legislative assembly constituted, first central legislative assembly कब constitute हुई, तो याद रखना 1921 को हुई थी फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, 1921 को। किसके द्वारा इसको बनाया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की उपज थी 1921 की पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है, याद रखना, क्या कहा जाता है भाई, मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल किसके द्वारा प्रपोज किया गया ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बीएन रॉय, महात्मा गांधी, बताया था ना अभी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946, सुनहरा दिन, और इसको अनएनिमसली, बिना अपोजिशन के, बिना विरोध के एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। भाई याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, 22 जनवरी 1947 को। और यही प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसका रूप ले लिया, प्रियम्बल का रूप ले लिया, याद रखना। नेक्स्ट देखो, in relation to formation of constitution of India, which of the following sentences are correct? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजोल्यूशन जो भी बनाया गया जो नेहरू जी के द्वारा, वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण को प्रभावित करता है, ठीक है। प्रियम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, प्रियम्बल के द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया गया। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर, पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, गाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट क्या लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है क्या, जरा बताओ जरा, होता है क्या भाई, नहीं होता है। हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। सभी को पता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। अच्छा, कौन से इलेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा होता है इनडायरेक्टली चुनाव, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। मैंने वो बताया है इसका आंसर, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कितना सेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो आपका कंडक्ट किया गया फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सेशन कंडक्ट किए गए, अभी बताया था ना, 7, 9, 12, 15, बताओ जरा, बताया ना 12 सेशन कंडक्ट किया गया। लास्ट सेशन में सभी लोगों ने, सभी मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 में सभी लोगों ने साइन किया उस सेशन पे, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, है ना। टोटल जो ड्राफ्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पढ़ने में, उसको उस पर सलाह करने में 144 दिन लगे। टाइम कितना लगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में 2 साल 11 मंथ 18 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2 साल 11 मंथ 18 दिन। पैसा कितना खर्च हुआ भाई, तो आपके 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए खर्चे हुए हैं, याद रखना। रेफर्ड कितने कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया, तो भाई 60 कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया गया है। रटवा दूंगी मैं, इसलिए कोशिश करना कि सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस की वीडियो आएगी जरूर देखना, उससे आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इतनी बार रिवीजन होगा कि चीजें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट देखो, देखो सूची है, लिस्ट एक्स है, लिस्ट वाई है, इसमें आपको मिलान लगाना है कि कौन से कहाँ के प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो कौन थे भाई, तो याद रखना एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो एस.सी. मुखर्जी। वे माइनॉरिटी अफेयर के भी कौन थे आपके, माइनॉरिटी अफेयर भी इनके द्वारा ही होल्ड किया गया था, याद रखना, बताया था ना। माइनॉरिटी कमेटी को, माइनॉरिटी जो सब कमेटी बनी थी वो इनके द्वारा चेयर किया गया था, याद है कि नहीं है, सब कमेटी बताया था ना उस समय, माइनॉरिटी सब कमेटी एस.सी. मुखर्जी। तो ये कौन थे, ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। नेक्स्ट देखो, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ओरिजिनली सिर्फ एक मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा थे कांग्रेस के, ठीक है। कौन थे भाई, ये व्यक्ति थे के.एम. मुंशी, 3 हो जाएगा। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट को, वो कौन थे, तो याद रखना वी.टी. कृष्णामाचारी। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, भाई यूनियन का नाम जब भी आएगा जवाहरलाल नेहरू का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। इसका आंसर भाई क्या होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर बी है। तो आपको एक भी आंसर आता था तो दूसरा देखने का जरूरत ही नहीं था, ये हो गया इसका आंसर 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन
कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द आपका कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बताना है कि कौन आपके चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो कौन थे भाई? बी आर अम्बेडकर है ऑप्शन में, बी कृपलानी है, जवाहरलाल नेहरू है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। तो कौन थे? याद रखना जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। अब कुछ कुछ कमिटियां हैं, उसके नाम आप जरा लिख लो, कहीं लिखना चाहते हो तो, वरना लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, लेकिन इनके नाम जरूर याद रखना क्योंकि इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी तो थी ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी कमेटियां थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाई गई थी ताकि सारा काम सही तरीके से हो सके, ठीक है। क्या कमेटी थी? पहली कमेटी देखो, कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीड्यूर। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो भाई राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना। अब दूसरा नाम आता है स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? तो भाई राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी। अब बात करते हैं स्टेट्स कमेटी, ठीक है। स्टेट्स कमेटी के हेड कौन थे? बताया था ना, स्टेट्स कमेटी के हेड थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्टेट्स कमेटी के बारे में भी अगर हम बात करेंगे, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू थे स्टेट्स कमेटी के हेड, ठीक है। कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, मतलब स्टेट से नेगोशिएशन करना है, तो उसके हेड कौन थे? तो भाई जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी सभी को पता है, हेड भीमराव अंबेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी बताया था, फंडामेंटल राइट की एडवाइजरी कमेटी के बारे में अगर हम बात करें, माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज के बारे में बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनकी सब कमेटी थी, दो सब कमेटी थी बेसिकली, फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी एससी मुखर्जी। उसके बाद कौन से थे? और भी दो कमेटी थी, देखो वो वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज की जो कमेटी थी वो गोपीनाथ बरदोली के हाथ में थी। और एक्सक्लूडेड एरियाज थे, नॉट ट्राइबल, आपके पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के अगर हेड के बारे में बात करें, वो आप उसके हेड कौन थे? आपके एवी ठक्कर थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जेबी कृपलानी और एससी मुखर्जी, माइनॉरिटी सब कमेटी और फंडामेंटल राइट सब कमेटी। और मेन फंडामेंटल राइट के हेड कौन थे? तो भाई वल्लभ भाई पटेल थे। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ी खिचड़ी पक गई है, पर आप, आई होप आप लोग को चीजें क्लियर हो रही होगी माइंड में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे लोग गलत गलत करके आते हैं। अब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बारे में अगर हम बात करें तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कमेटी के बारे में बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रोविंशियल कमेटी के हमेशा हेड, ठीक है। कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। नेक्स्ट देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? अभी जस्ट बताया था आप लोगों को। चलो मेरे बताने से पहले फटाफट सभी आंसर दो इसका, कौन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड? अभी अभी जस्ट बताए हैं इस स्लाइड पे आने से पहले। क्या बताया था? सरदार पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष। चलो नेक्स्ट देखो, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताने जैसा कुछ भी नहीं है, देख लो आईएएस में आया है, तो आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ बिहार पीसीएस का सवाल हो रहा है या सिर्फ यूपी पीसीएस का सवाल हो रहा है, यूपीपीएससी का हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसी एक स्टेट में हेल्प करेगा, ये आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आप बीपीएससी की कर रहे हो, चाहे दरोगा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी में ये सारे ही सवाल आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो था आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भीमराव अंबेडकर के अंदर, उसमें कितने सदस्य थे? तो अभी कराया था शायद ये क्वेश्चन, तो 7 सदस्य थे, याद रखना। नेक्स्ट देखो, अच्छा हमें सदस्य पूछा है, सदस्य आपके 6 थे, ठीक है, सदस्य 6 थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे आपके हेड हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसके मेंबर थे, देखो, एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। रिपीट हो रही है क्वेश्चन? चलो शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड ही है, चलो इसका आंसर आप लोग दे देना, क्या होगा? सी है इसका आंसर, ठीक है। 1 है और 3, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भाई। नेक्स्ट देखो, सरदार पटेल भी नहीं थे।
देख लो सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा है आपको, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया था इस सवाल को। अब इसी सवाल को घुमा के पूछा गया अलग तरीके से, ठीक है। ठीक है, यहाँ देख लो ड्राफ्टिंग कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे, तो इसमें 7 मेंबर होंगे, ठीक है। गड़बड़ हो गया ये, 7 मेंबर है, 6 मेंबर नहीं है, ठीक है। तो मेंबर्स जो इंक्लूडेड, जो आपके हेड इंक्लूड हो जाएंगे, सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंक्लूड होंगे, 7 मेंबर है टोटल इसमें। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली सेटअप ड्राफ्टिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और बता रहे हैं कौन सी असेंबली सेट हुआ था, सेट किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो कब आपका प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में कब मसौदा तैयार किया, ये बताना था। देखो 29 अगस्त 1947, ये सवाल आप लोग इसको इग्नोर कर देते हो, लेकिन देखो ये सवाल आपके सामने आ गया, तो 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट देखो, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे ये बताना है, बताया ना, एडवाइजर से ए और बी, बी एन राव। एडवाइजर कौन थे? बी एन रॉय थे। एम एन रॉय कौन थे? उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ होना चाहिए, ये बात 1934 में मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? पहला ड्राफ्ट बताओ, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के संथानम और के एम मुंशी। फर्स्ट ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन रॉय के द्वारा, और इस ड्राफ्ट को रखा गया सबके सामने, कमिटी के सामने रखा गया, ताकि डिस्कस किया जाए, इसमें जो भी चेंजेस लाना है वो चेंजेस लाया जाए। ओरिजिनल ड्राफ्ट जो प्रपोज किया गया था मिस्टर राव के द्वारा, उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल थे, ठीक है, समझ रहे हो। ओरिजिनल जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, वो किसकी उपज थी? वो बी एन रॉय की उपज थी, ठीक है, रॉय की उपज थी, बी एन रॉय जो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। नेक्स्ट देखो, When did the Constituent Assembly adopt the national flag? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, याद रखना। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था। ये 4th सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तब हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। Who was the chairman of National Flag Committee? नेशनल फ्लैग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? देखो, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कौन थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना, फ्लैग कमेटी के। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। देखो, नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया है आपका कब? तो 22 जुलाई 1947 को। अब नेक्स्ट क्या है, व्हील जो है नेशनल फ्लैग में वो 21 स्पोक है आपके। दूसरा, तो रेशियो जो है विथ जो है नेशनल फ्लैग का 3:4 है। देखो, दिमाग में आ जाना चाहिए, 21 स्पोक तो नहीं है भाई, 24 तिल्लियां है इसमें, जो 24 घंटे को दर्शाती है। रेशियो 3/4 है क्या? रेशियो 3/4 नहीं है, रेशियो कितना है? 2:3 है। हमारे नेशनल फ्लैग का जो रेशियो है 2:3 है। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया, ये तो बात बिल्कुल ही सही है, अभी ही बताया था मैंने। आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड रीडिंग जो हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो स्टार्ट कब हुई थी? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। देखो, थर्ड रीडिंग जो हुई थी वो 11 नवंबर को हुई थी, 1949 में, और कंप्लीट हुई थी रीडिंग 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में ये रीडिंग कंप्लीट हुई थी। तो ये आंसर क्या है? गलत है, इनमें से कुछ भी आंसर नहीं होगा। तो ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब कंप्लीट हुआ था? बहुत बार बता दिया भाई, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। अब तो नींद में भी ये सवाल का आंसर दे दोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, अब इसमें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कब अडॉप्ट किया गया था? भाई बात एक ही है, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। एक ही बात को घुमा फिरा के पूछा जाता है, 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन
इन्फोर्समेंट में आ गया था, मतलब पूरे देश पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था। प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इनैक्ट अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जुलाई 1949। तो ये जो डेट है, इस डेट पे कंप्लीट हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट। बहुत बार आ गया ये सेम सवाल, जरा देखें। अब देखो इसमें फोर्स पूछा है, तो फोर्स में कब आया था, हमें बताया 26 जनवरी 1950 को आया था फोर्स में। अब ये सवाल आता है कि भाई 26 जनवरी ही हमने क्यों लिया कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेट करने के लिए, हमारे देश में लागू करने के लिए? ऐसा क्या रीजन था जो 26 जनवरी को लिया गया? क्यों हमने 27 जनवरी 25 जनवरी क्यों नहीं लिया? तो भाई इसलिए नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस ने ऑब्जर्व किया था इंडिपेंडेंस डे इन 1930। 1930 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1929 के सेशन में। कौन सा सेशन था भाई? तो लाहौर सेशन था, जहां कांग्रेस ने where Congress asked people of India to observe 26 जनवरी as Independence Day। ठीक है, मतलब दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में कांग्रेस के द्वारा बोला गया कि भाई 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। और उसके बाद से क्या हुआ, कांग्रेस रेगुलरली 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाने लग गई। समझ में आ रहा है सभी को? और फिर 26 जनवरी 1950 को ही इस दिन को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश पे लागू किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल और इंडियन पार्लियामेंट। देख लो सेम क्वेश्चन को बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, किस तरीके से पूछा है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अपनाया गया था, उसमें आपके 12 सेशन हुए थे, है ना। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, वही सेम क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949। देख लो वो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आपके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, जरा बताओ। बताया था ना 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, 26 नवंबर को। बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बी आर अम्बेडकर इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कहां से? वेस्ट बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मिडिल इंडिया और पंजाब। कहां से इलेक्ट हुए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट हुए थे, याद रखना। बी आर अम्बेडकर का जो इलेक्ट हुए थे पहले ईस्टर्न पार्ट से इलेक्ट हुए थे, बंगाल से हुए थे, अनडिवाइडेड बंगाल, पहले डिवाइड नहीं था भाई, तो वहां से इलेक्ट हुए थे। लेटर वो क्या हुआ, पाकिस्तान का पार्ट बन गया, बांग्लादेश क्रिएट हो गया, पाकिस्तान का पार्ट बन गया। तो ये फिर से इलेक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए पुणे सीट से। ठीक है, पुणे के जो सीट है आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, वहां से इलेक्ट हुए। इसको वैकेंट किसके द्वारा किया गया? पहले यहाँ पे कोई और था, जैकर थे यहाँ पे, एमआर जैकर थे यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, रेजिग्नेशन दिया और यहाँ से रेजिग्नेट करके रेजिग्नेशन दिया, तो सीट खाली हो गई और इन्होंने ये सीट क्या की, इलेक्शन के दौरान जीत ली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ईयर क्या है, डेथ और बर्थ का। देखो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, तो याद रखना आंसर हो जाएगा 1891 और 1956। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, तो इस तरह से है। चलो आज सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसके आगे बहुत सारे सवाल रह गए, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद।